आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसको हम शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको कल बैकग्राउंड दिया था इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, कहानी ही इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ने का तरीका जो है हमने डिसिफर किया कि किस तरीके से हमको सोशियोलॉजी को अप्रोच करना है, पढ़ना कैसे है, उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सोसाइटी की स्टडी करना जरूरी क्यों हो गया था हमारे लिए, सोसाइटी पे इम्पैक्ट को एनालाइज करना जरूरी क्यों हो गया था हमारे लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था या जो इकोनॉमिक सिस्टम था, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा सोसाइटी पे ही पड़ता है। और इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको कल एसी का एग्जांपल देके बताया था कि बहुत कम टाइम में आपको एक्सट्रीमिटीज रियलाइज होने लग जाती है। ऐसी चीजें जो आपको डिस्कम्फर्ट फील करवा रही हैं, ऐसी चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, वो आपको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ऐसा, ये जो है ये नॉर्मैलिटी से बाहर है, स्टेट ऑफ नॉर्मैलिटी से थोड़ा सा बाहर है। यूरोप 8th सेंचुरी के बाद में, क्योंकि देखो इसकी टाइमलाइन बड़ी स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन में कुछ डेट्स होती हैं कि इस दिन से शुरू हुआ उस दिन पे खत्म हुआ। लेकिन एज की जब हम बात करते हैं, एरा की या एज की, तो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं होती है। क्योंकि आ, वो चीज कब एग्जैक्टली शुरू हुई और कब खत्म करी गई, ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस चीज की कुछ नहीं है। आखिरी बार सती कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, और पहली बार सती कब हुआ ये भी किसी को नहीं पता। तो जब भी हम हिस्ट्री की डेट्स को एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करते समय हम हमेशा एजेस में बात करते हैं। तो एजेस के हमेशा हम एक टेंटेटिव टाइमलाइन लेते हैं। डार्क एजेस वाज द पीरियड इन यूरोप स्पेसिफिकली जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में मोनार्की रूल कर रही थी, और मोनार्की के ऊपर भी पोप हुआ करते थे। पोप के डायरेक्शंस में सब कुछ चल रहा है, तो रिलीजन जो होता था वो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम हो गया। अब इनके बीच में एक नेक्सस हुआ करता था, क्योंकि सोसाइटी का जो नेचर था वो रिलीजियस था, और जो मोनार्क होता है वो अपने आप में हमेशा इस चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि पावर हमेशा उसके पास रहे। तो पोप को हायर पेडिस्ट्रियल पे रखने का मकसद ये था हमेशा से ही कि रिलीजियसिटी से जिस चीज को अपने पास में फेवर में रखा जा सकता है वो है पावर। पोप बोल देंगे कि राजा अच्छा है, पोप बोल देंगे कि ये राजा जी अच्छा काम कर रहे हैं, केपेबल हैं ना, मिस्टिकल पावर्स हैं इनके पास में, तो प्रजा उसको एक्सेप्ट भी करेगी। लेकिन ये जो सिस्टम हुआ करता था, दिस वाज बेस्ड, ओरिजिनल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, द ओरिजिनल कंसेप्ट एंड द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सीलेंस and the knowledge given by a teacher to a disciple। जो अर्लियर स्टेजेस में इन किंग्स की नर्चरिंग होती थी, वो नर्चरिंग हमेशा किसी आश्रम में, किसी स्कूल्स में की जाती थी। वहां पे गुरुकुल कहलाता था वो चीज। गुरुकुल के अंदर गुरुज होते थे, है ना। वो उनको ट्रेन करते थे हर तरीके से, आर्चरी में भी करते थे, है ना, फॉर फाइटिंग स्किल्स में भी करते थे, वेद्स भी पढ़ाए जाते थे। ये इंडियन सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन कंसेप्ट मोटा मोटा यही था कि थियोलॉजी से लेके आपको आर्ट ऑफ वॉरफेयर भी आना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा, क्योंकि मोनार्क्स जो हुए वो डिस्पोटिक हो गए, पावर हंग्री हो गए। अब पावर हंग्री पीपल
who are living in a society which is religious in nature. तो जरूरी ये है कि उस रिलीजियसिटी के बॉन्ड्स को बिना तोड़े, बिना ब्रेक डाउन किए उस इंस्टीट्यूशन को पावर हमारे पास ही रहे। तो पोप को दुश्मन बनाने की बजाय, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में भी कई बार एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी का, कि जवाहरलाल नेहरू को दुश्मन बना नहीं सकते थे क्योंकि वेव्स चेंज हो रही थी। यूथ जो था वो सोशलिज्म को फेवर कर रहा था, तो नए सोशलिस्ट लीडर्स जो थे वो थे हमारे पास में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो दुश्मन बना नहीं सकते थे, और दोस्त इसलिए नहीं क्योंकि आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं थी। तो उसको क्या किया, बेटा बना लिया। जस्ट उल्टा हुआ यूरोप में, पोप को बाप बना लिया। तो बाप बेटे को तो मारेगा नहीं, और बेटा बाप से दुश्मनी नहीं कर सकता। तो ये जो नेक्सस शुरू हुआ, मैं आपको धीरे 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 स्टेजेस की तरफ ले जा रहा हूं। आपके नोट्स में सब कुछ दे रखा है, जाके पढ़ोगे सब समझ आएगा। ये जो नेक्सस शुरू हुआ, इस नेक्सस से जो सेरेनिटी या प्रिस्टीन पे, तुम चाहे मोनार्कियल ही क्यों नहीं हो, लेकिन वेलफेयर हमेशा होना चाहिए। राजा का काम एक पॉलिटिकल हेड की तरह एक्ट करना है, ऑटोक्रेट की तरह एक्ट करना नहीं है। उसकी गाइडिंग फोर्स हमेशा उसका एक रिलीजियस टीचर रहेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे डिस्पोटिज्म बढ़ता गया, वैसे वैसे रिलीजन की भी प्रिस्टीन प्योरिटी खत्म होती गई, और इस नेक्सस की भी, इस रिलेशन की भी प्योरिटी डाइल्यूट होती गई। अब मोनार्क्स को चाहिए थी पावर, और पोप्स को चाहिए था सेम लेवल ऑफ रिकग्निशन। तो जब भी आप देखिए कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो जिस भी दिन इनोवेशंस को बोलता है कि नहीं होनी चाहिए, आपके चेंज को रोकता है वो। चेंज समझ रहे हो, किस तरह का चेंज? वक्त के साथ जो बदलते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को हमेशा प्रमोट किया जाता है हर रिलीजन में। जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, हर रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है जो रिलीजियसिटी को बढ़ाती है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बोला, हर चीज किस पे टिकी है? फेथ पे। तो फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ जादुई चमत्कार होते हैं। आप जब तक चमत्कार में नहीं मानोगे, तब तक आप नमस्कार में भी नहीं मानोगे। चमत्कार को नमस्कार क्यों? जिसने चमत्कार किया उसके आप भक्त हो गए। तो मिस्टिसिज्म बढ़ने लगा यूरोप में। ये डार्क एजेस की कहानी है। मिस्टिसिज्म बढ़ने लगा, रिलीजियसिटी बहुत ज्यादा थी, पर रिलीजियसिटी फेथ ओरिएंटेड नहीं थी। रिलीजियसिटी थी मिस्टिसिज्म ओरिएंटेड, मिस्टिसिज्म को फेवर करने वाली। और इन सब चीजों को बढ़ाने की वजह क्या थी? अगेन, स्टेच्योर मेंटेन करना है। एक कैडर, एक क्लास मेंटेन करनी है। इसे ही सोशियोलॉजी में बोला जाता है, और कॉमन टर्मिनोलॉजीज में बोला जाता है स्टेटस को। जो चीज जैसे है वैसे ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। दिस इज नोन एज स्टेटस को। पूरी कहानी में आपको यहीं से शुरू करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि स्टेटस को रहना चाहिए। अब इनके अंदर में दो प्लेयर्स देखे गए मेजरली। एक
इंस्टीट्यूशन अगर मैं दिए जाऊं तो रिलीजन, और दूसरा स्टेट। स्टेट को कौन रूल कर रहा था? मोनार्क। और रिलीजन को, अब पोप की जगह हम चर्च बोले तो भी ठीक है, क्योंकि चर्च क्या है? एक बॉडी है, पोप क्या है? उस बॉडी का हेड है, इंस्टीट्यूशन का हेड है। ठीक है, तो रिलीजन को जो हेड कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन थी चर्च, पोप, और इनको कर रहे थे, द सिस्टम वाज monarchical in nature and it was ruled by a king। पर ये कभी नहीं भूलना, मकसद क्या था? स्टेटस कोइज्म। कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल गया तो क्या होगा? चेंज आ जाएगा। चेंज आने पे आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा, तो आप जो है वो आप कल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये है वो नेक्सस, गठबंधन। आप मुझे बचाओ, मैं आपको बचाता हूं। और इस स्टेटस कोइज्म से क्या होता है अल्टीमेटली? स्ट्राटास होते हैं कुछ। स्ट्राटा समझते हो? ये क्या है? लेयर्स, स्ट्राटास। सोसाइटी में ऊंच नीच, ओ कौन ऊपर है कौन नीचे, स्ट्राटास डिसाइड करते हैं। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड के ऊपर ही है ना, तो फर्स्ट स्ट्राटा, सेकंड फ्लोर, सेकंड स्ट्राटा। तो आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, आपकी क्लास कैसी है? रिच आदमी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में या पुअर को मिलेगी? स्ट्राटा डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, इसी को ही फ्रीज करने की अल्टीमेटली कोशिश थी कि साहब ये फ्रीज रहने दो। अब इस फ्रीज चीजों को, मतलब स्टेटस कोइज्म को मेंटेन करने के लिए बोथ द स्टेट्स, द स्टेट एंड द रिलीजन, स्टेट्स आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स भी कंट्रोल कर रहा था और इकोनॉमिक अफेयर्स भी कंट्रोल कर रहा था। रिलीजन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल करता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी जिस चीज से जुड़ी हुई है, तो वही आपका सबसे बड़ा इनर पीस है। और उसका हेड या चर्च आपको बोल देता है कि भाई राजा सही कह रहा है, टैक्स तो लगना चाहिए। थर्ड एस्टेट पे टैक्स तो सबसे ज्यादा लगना चाहिए। मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन तक लाऊंगा। 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड स्टेट कौन सा था? थर्ड स्टेट, जहां पे जनरल पॉपुलेशन थी। सेकंड स्टेट में कौन थे? नोबिलिटीज। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज, चर्चमैन और किंग्स। तो समझ रहे हो मैंने ये 3 डब्बे क्यों बनाए? क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेट, ये आपका सेकंड स्टेट, और ये आपका थर्ड स्टेट। सबसे बड़ा साइज में क्या है इसमें? कौन है? जनरल पॉपुलेशन, जनरल मासेस। अब मुझे इसका ऊंच नीच का पैराडाइम ऐसा ही रखना है, तो मैं क्या करूंगा कि हम दोनों का ये जो नेक्सस है, ये मिलके कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करेंगे हम जो क्या प्रमोट करे? ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म, लैक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि जो इनोवेट करेगा उसका सर काट दिया जाएगा। यही होता था यूरोप में, आवाज ऊंची करने वाले का सर काट दिया जाता था। साइंटिस्ट को रेवोल्यूशनरी नहीं, रिबेलियस माना जाता था। आज साइंटिस्ट क्या है? रेवोल्यूशनरी, हु आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारा अब ओरिएंटेशन क्या है?
चेंज को हम अडेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, एक्लिमेट करते हैं उसके साथ। इसीलिए चेंज को रोकने के लिए और स्टेटस को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी था? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस जो आपकी किस चीज को प्रमोट करें? स्टेटस कोइज्म को। और कैसे करेंगे? जब हम ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, जब हम इनोवेशंस नहीं होने देंगे, जब हम साइंस को डिस्करेज करेंगे। जब हम विच हंटिंग करेंगे। वुमेन्स की विच हंटिंग होती थी, और इंग्लैंड में बकायदा जो अपने आप को डेमोक्रेसी का सुल्तान बताता है, जो डेमोक्रेसी का फ्लैग बेयरर बताता है अपने आप को, उसी इंग्लैंड में इस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, तो ये सब कुछ एक ऐसी सोसाइटी का आउटलुक है जहां पे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस सिस्टम्स जो है, ये कभी भी चेंज को प्रमोट नहीं करते हैं। अल्टीमेट पूरा गेम सोशियोलॉजी का सोशल चेंज पे है। सोशियोलॉजी स्टडी क्या करती है? सोशियोलॉजी का जब जन्म हुआ तब भी सोशियोलॉजी ने चेंज ही अडॉप्ट किया, चेंज को ही स्टडी किया। अब ये चल रही है डार्क एजेस जहां पे चेंज को रोक रहे हैं। क्यों? स्टेटस कोइज्म मेंटेन करना है। तो जो इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी थी, बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी थी, लैक ऑफ प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा था ऐसी सोसाइटी में। वो क्यों? क्योंकि ये जो दो इंस्टीट्यूशंस थे जो एक्चुअली सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे, सोशल सेटअप को कंट्रोल कर रहे थे, इनको कभी भी चेंज पसंद था ही नहीं और चाहिए ही नहीं था। क्योंकि हम भी चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते हैं कि पावर हमारे पास ही रहे। तुमको जिस दिन अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तुम पूरी कोशिश करोगे कि उसी डिस्ट्रिक्ट पे टिके रहो। तुमको बाड़मेर की पोस्टिंग थोड़ी चाहिए होगी अगर जयपुर में पोस्टिंग मिल जाएगी तो। ऑफ कोर्स यू विल बी मोर पावरफुल हेयर, हु वुड केयर फॉर बाड़मेर और अदर डिस्ट्रिक्ट्स? विंडो ओपन है क्या? यहां तक की कहानी क्लियर है। तो इसको डार्क एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई रोशनी थी ही नहीं। हमेशा सूरज की पहली किरण और रोशनी देख के आप अंधेरे में चलते हो, रात को उठते हो पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, आप सबसे पहले क्या तलाशते हो? रोशनी। कुछ दिख जाए तभी तो रास्ता दिखेगा वहां जाने का। और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो भी मन की रोशनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आइडिया देती है, जजमेंट देती है। तो मन की रोशनी भी रोकी हुई थी। क्यों? क्योंकि आइडियाज को ही प्रमोट नहीं कर रहे थे। जिसके दिमाग में आइडिया आया उसके दिमाग को यहीं से अलग कर दो। दिस वॉज नोन एज ग्यूलेटाइन। ग्यूलेटाइन वॉज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। पब्लिक बिहेडिंग होती थी, फ्रांस में ओपनली होता था ग्यूलेटाइन। आज उसी ग्यूलेटाइन को हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ग्यूलेटाइन किया जाता है। विदाउट डिस्कशन जो चीजें पास हो जाती है उसे बोलते हैं ग्यूलेटाइन कर देना। तो ग्यूलेटाइन कर दिया जाता था। आपके आइडियाज आएंगी नहीं तो आइडियोलॉजी बनेगी नहीं, और आइडियोलॉजी बनेगी नहीं तो फिर चेंज आएगा ही नहीं। यहां तक कहानी क्लियर है? ये है डार्क एजेस की कहानी, जहां पे सोसाइटी क्या थी? बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, बैकवर्ड, सुपरस्टिशन से रिडन थी। देयर वर प्रैक्टिसेस, इफ यू हैव सीन शेरलॉक होम्स, देखिए शेरलॉक होम्स मूवी, मूवी वाला देखना, सीरीज वाला नहीं। सीरीज वाला भी अच्छा लगे, लेकिन मूवी वाले में
जॉन वॉटसन और शेरलॉक होम्स जिस इंग्लैंड में रहते हैं वो इंग्लैंड था डार्क एजेस का। उसमें एक पार्ट के अंदर में जो लॉर्ड ब्लैककोट नाम से एक बंदा होता है, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस द डार्क मैजिक एंड द होल इंग्लैंड वाज फियर्ड ऑफ हिम। कि वो मर गया और मरने के बाद में कोर्ट ने उसको सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया दैट ही वाज पनिश्ड फॉर प्रैक्टिसिंग द डार्क मैजिक, ही डाइड एंड अगेन ही केम बैक टू लाइफ। तो लोग उससे डरते थे, जबकि वो सब कुछ फ्रॉड था, वो सब कुछ केमिकली कंबाइंड रिएक्शंस थे जो दिखते सिर्फ क्या थे, मैजिक की तरह। ये स्टेट था सोसाइटी का। तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी स्टेट बता रहा है, आप किसको बेचोगे वो भी स्टेट बता रहा है, टैक्स लगाने वाला भी स्टेट, टैक्स कलेक्ट करने वाला भी स्टेट, आप किसको पूजोगे वो भी स्टेट बताएगा। चर्च, नो अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजन वर अलाउड। रिलीजन दूसरा प्रमोट ही नहीं होता था। उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा? क्योंकि बॉस, आप मानो चाहे नहीं मानो, सोसाइटी रिलीजियस है। मास के दिमाग में क्या है? रिलीजन। और वो रिलीजन सुपरस्टिशियस से ड्रिवन है, मिस्टिसिज्म से ड्रिवन है। उसका जो फेथ है, उसका जो आइडियोलॉजिकल अपैरेटस है सोसाइटी का, उस अपैरेटस में पोप की बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत ऊंची पोजीशन है। उस पोजीशन में अगर आप ये समझते हैं कि आप पोप से दुश्मनी करके मासेस को अपने फेवर में कर सकते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जरूरी क्या था कि किंग का, मतलब मोनार्क का, एक नेक्सस में आना, ताकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है वो फिजिकल अपैरेटस तो मैंने कैप्चर कर रखा है, मेरे पास में आर्टिलरी है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, आर्म्स एमिनेशंस है मेरे पास में, है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन आइडियोलॉजिकल apparatus was captured by an institution called as religion, who was headed by a institution called as, body called as church, and the church is headed by a person called as pope। तो मुझे उस पोप को कैप्चर करके रखना पड़ेगा अगर मुझे आइडियोलॉजिकल apparatus जो लोगों के दिमाग में है उसको कैप्चर करना है और मेरी पावर को लेजिटिमेसी देनी है। तो मुझे पोप को दोस्त बनाना पड़ेगा, दुश्मनी से काम नहीं चलेगा। इन दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर पूरे यूरोप को खराब कर दिया 500 सालों में। ये इसीलिए बोला जाता है डार्क एजेस। कोई लिबर्टीज नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं, कोई वोटिंग राइट्स नहीं, सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था। ये होता डार्क एजेस। समझ आया? अब यहां से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बोला कि जब किसी भी चीज की एक्सट्रीमिटीज आ जाती है, जब किसी भी चीज की नॉर्मैलिटी की स्टेट से आप अपने दायरे को लांघने लगते हैं, तो सबसे पहले डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को, और फिर सबको। एक साथ सबको गर्मी नहीं लगेगी, कुछ को लगती है, फिर थोड़ी देर बाद में 2 को लगती है, फिर 5 को, फिर 10, फिर सब बोल देते हैं सर गर्मी लग रही है इसी से। तो जैसे जैसे इसका कल्मिनेशन हुआ, जैसे जैसे ये कस्प पे आने लगा, जैसे जैसे ये एट्रोसिटीज बढ़ने लगी, वैसे वैसे कुछ लोग आए जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया चीजों को। कुछ इनोवेशंस किए, कुछ आइडियाज आए, है ना। अगर मैं बात करूं तो कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ इन्वेंशंस हुए,
जेम्स वॉट का नाम सुना है? स्पिनिंग जेनी का नाम सुना है? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के पार्ट थे। स्टीम इंजन का नाम सुना है? स्टीम इंजन तो सुना होगा। स्टीम इंजन आया, फैक्ट्री सिस्टम आया। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? चेंज के पीछे हमेशा, जैसे बोलते हैं ना कि इनोवेशंस के पीछे आइडियाज होते हैं। कोई भी इनोवेशन होगा उसके पीछे आइडिया होगा, और आइडिया को हमेशा फ्रीडम की जरूरत होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो बॉर्न जीनियस होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो परिस्थितियों के साथ जूझ के जीनियस बन जाते हैं। महात्मा गांधी बॉर्न जीनियस नहीं थे, परिस्थितियों के साथ जूझ के बन गए। आइंस्टाइन बॉर्न जीनियस नहीं थे, परिस्थितियों के साथ लड़ के सीख के जीनियस बन गए। विवेकानंद जी बोला जाता है कि बॉर्न जीनियस थे। तो ऐसे कुछ लोग सोसाइटी में पैदा हुए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? पैदा हुए मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस आया। और जैसे जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस आता है तो सबसे पहली चीज क्या बढ़ती है? नीड्स। जरूरतें बदलने लग जाती है हमारी। अगेन प्राइमरी नीड्स जो कल मैंने आपको पढ़ाया, रोटी कपड़ा मकान। अब जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो कि स्टेटस कोइज्म है, तो आपकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? कौन है? रिलीजन? पावर हंग्री? स्टेट पावर हंग्री? वॉर, वाइन एंड वाइफ, लुई 16, एंटोनियो मेरी की वाइफ, लुई 16, किंग। 3 Ws के लिए फेमस था, वॉर, वाइन एंड वाइफ। तो भाई साहब मासेस का क्या? ये जो मासेस या थर्ड एस्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसपे आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, जो बढ़ती जा रही है, जिनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, उनमें से ही कुछ लोग जो होते हैं वो रेवोल्यूशनरीज बन जाते हैं। एसोसिएशंस बनती है, वो एसोसिएशंस रिवोल्ट करती है, वो एसोसिएशंस फोर फ्रंट पे आती है। हमारे इंडिपेंडेंस की कहानी भी आप देखो, जब 1885 में कांग्रेस बनी तो वो पहला एसोसिएशन नहीं था। उसके पहले जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशंस, काफी सारी और चीजें, कुछ इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। लेकिन आप उससे 100 साल पहले जाते हो, 1773 में जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 1773, 1784, 1791, फिर 1803, 1813, 1833, 1853, ये जो कंसेक्यूटिव एक्ट्स आते गए, इसमें जैसे 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 अट्रॉसिटीज फेस करते गए, जैसी एक चरम सीमा पे ये पहुंचने लगा, तो हमको लगा कि भाई अब इकट्ठा होना चाहिए। फिर इकट्ठे होके हमने क्या बनाई? कांग्रेस पार्टी। फिर उसमें लोग जुड़े, फिर उस लोग में जुड़ते जुड़ते स्प्लिट हुआ, आगे रेवोल्यूशनरीज आए, भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, बिपिन चंद्रा, बाल गंगाधर तिलक जैसे, जवाहरलाल नेहरू आए। वेव्स बनती गई, और वो वेव्स बनते 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 क्विट इंडिया मूवमेंट, CDM, QIM, आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट्स आते गए। और अल्टीमेटली 1947 में जाके हमको आजादी मिली, जब इतनी मासेस की नीड्स, इतने रेवोल्यूशनरीज, ये छोटे छोटे आइडियाज, स्वराज जैसे आइडियाज, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, ये नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? नए नए लोग, जिन्होंने सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन दिया। और मैंने अभी भी आपको बताया, अंधेरे कमरे में उठती सबसे पहले चीजें आपको क्या बोली जाती है? आपको क्या ढूंढते हो आप? लाइट। तो यहाँ पे जब डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए, जब यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई, जब बैंक सेटअप हुए, जब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आया। अरे डेमोक्रेसी क्यों भाई? अरे हमको क्या चाहिए? साडा हक। जब वास्को डिगामा ने नए नए रूट्स तलाशे, जब एक्सपीडिशंस स्टार्ट हुए,
जब इनोवेशंस आए, जब प्लेटो आया, जब एरिस्टोटल आया, तो कुछ स्कॉलर्स आए। उन स्कॉलर्स के साथ क्या आया? एक आइडिया। आइडिया किसका? द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल। रिपब्लिक का आइडिया आया। रिपब्लिक किसका पार्ट है? तो बेसिकली इन सब कहानी के साथ में इस पूरी इनोवेशंस को, इन पूरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अगर मैं आपको समराइज करूं, तो बेसिकली क्या था कि मैं इनको नाम देता हूं रेवोल्यूशंस। कैटेगराइजेशन में देते हैं रेवोल्यूशंस। अगर हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस की बात करें तो अमेरिकन रेवोल्यूशंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशंस। बैंकिंग सिस्टम का आना, मनी का आना, चेक्स का आना, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बनना, जॉइंट वेंचर्स कंपनीज का बनना, शेयर इक्विटी, ये सब जो होता था ये सब पहले था ही नहीं। मनी, पेपर मनी का आ जाना, बैंक जैसा कंसेप्ट ही नहीं था, जॉइंट स्टॉक जैसी कंपनी जैसी चीज ही नहीं थी। ठीक है। फिर साइंटिफिक साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, जितनी भी डिस्कवरीज हुई नई नई, मशीन्स आई, कंपस आया, बोट बनी, स्टीम इंजन बनी, स्पिनिंग जेनी बनी। आप ये मानो कि जो भी चीज आपका काम आसान कर सकती थी, उस चीज को हम मशीन बोलते हैं। वो मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, उस मशीन से एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्शंस बढ़ने लगे, उस प्रोडक्शंस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो नए रूट्स की डिस्कवरी होने लगी। वास्को डिगामा से लेके और भी केप ऑफ गुड होप से निकला, कोई ब्राजील गया, कोई साउथ अमेरिका गया। इस सब कुछ जितने भी लोग थे सब यूरोप से बिलोंग करते थे। आप देखो, पोर्तुगीज थे, इंग्लिशमैन थे, स्पेनिश थे। इन सब लोगों ने नए रास्ते तलाशे। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। और यहां से जो चीज बन गई, जिसमें मशीन्स के सहारे सेटअप करके क्या बनी? फैक्ट्री। फैक्ट्री जब सेटअप हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली किस चीज को लेता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। नई इंडस्ट्रीज आ गई, नए कैटेगरी ऑफ लोग आए जिसका नाम था मर्चेंट्स। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज में आपकी कुछ मशीन्स आई और कुछ इनोवेशंस आए। कुछ टूल्स की फॉर्म में, चाहे वो कंपास हो। कुछ थ्योरीज आई कि भाई अर्थ जो है वो भगवान के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। दुनिया को देखने का नजरिया बदला साइंस ने। और साइंस की जो वैलिडिटी थी, पहले जिस चीज को क्वेश्चन किया जाता था, बिहेडिंग कर दी जाती थी, अब उस साइंस की वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज करने लगे। अब उस साइंस की वैलिडिटी को अप्रिशिएट करने लगे। अब नए 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 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने लगे, क्योंकि अब लगा कि भाई ये जो चीजें हो रही है, ये एक नया रास्ता दिखा रही है अब सोसाइटी को। चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो कॉपरनिकस हो, जेम्स चैंडविक हो, कितने भी लोग हो, ये सब क्या है? नई नई थ्योरीज लेके आए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया को भगवान अपनी चुटकी उंगली पे चढ़ा ले। पूरा अर्थ भगवान की इस वाली उंगली पे है, रिवॉल्व करता है। बोले भाई रोटेशन होता है, ग्रेविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, अर्थ का एक ऑर्बिट होता है, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
चीजों को और वर्ल्ड को डेसिफर करना शुरू किया साइंस ने, और साइंस में इन सब चीजों को बोला जाता है थ्योरी। क्योंकि थ्योरी क्या करती है, इट गिव्स यू अ लॉ दैट गवर्न्स नेचर। चाहे वो केमिस्ट्री की थ्योरी हो या फिजिक्स की थ्योरी हो या मैथ्स की हो, एक प्रिडिक्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरी है वो, जो एक लॉ की फॉर्म में बाहर आती है। एंड व्हाट लॉ डज इज, लॉ बाय अप्लाइंग लॉ यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। मैं इसको 1 किलोमीटर की हाइट से छोड़ूं और 1 मीटर की हाइट से छोड़ूं, दोनों का पेस बदलेगा क्या इसका ड्रॉप का? नहीं। ग्रेविटी का जो पुल होता है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन नहीं बदलता। एक्सेलरेशन हाइट के साथ में नहीं बदलेगा, सेम एक्सेलरेशन पे आएगा। तो आपके अराउंड की जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको साइंस पे इतना क्यों रोक रहा हूँ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट यूनिट में यही डिबेट है कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है। आपका जितने भी लेक्चर्स प्लान कर रहा हूँ और मैं जहां जहां रुक के ठहराव से पढ़ा रहा हूँ, उस ठहराव को आप समझना, आप नोट्स लिखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं आपको कहानी में इतना अंदर क्यों ले जाता हूँ। साइंस ने दुनिया देखनी सिखाई, तो साइंस वो हो गया जो पहले पोप था। पहले कौन दुनिया दिखा रहा था? चर्च, रिलीजन। इंस्टीट्यूशन की बात कीजिए तो रिलीजन। अब रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन को एक बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है जिसका हेड कौन है? पोप। मतलब चर्च है, चर्च का हेड पोप। तो पहले दुनिया कौन दिखाता था? वेद, स्क्रिप्चर्स, मिस्टिसिज्म्स, टेक्स्ट। और उसको कौन पढ़ाता था? भाई गुरुदेव। लेकिन आज गुरुदेव के जो रिप्लेसमेंट है वो कर लिया गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने, नए नए लोगों ने, जिन्होंने आइडियाज दिए, आइडियाज से आइडियोलॉजी बनाई, और आइडियोलॉजी एक चेंज लाना शुरू कर दिया सोसाइटी में। अब दुनिया देखने का नजरिया बहुत अलग है। एसी खराब हो जाता है तो आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, पंडित नहीं चाहिए होता। तबीयत खराब होने पे पहला, मैंने आपको बताया था कल भी, कि पहला इंसान जिसके पास आप जाते हो, तो आप समझ रहे हो हमारे अंदर कैसे अभी भी साइंस के पहले हमारे अंदर नॉर्म्स जिंदा है, सोसाइटी के नॉर्म्स जिंदा है। ये मम्मी बोलती है बेटा एक काम कर, कुछ नहीं, नजर लग गई होगी मेरे लड्डू को, नजर उतार लेते हैं। डॉक्टर से पूछो भाई साहब नजर, बोले कुछ नहीं होता, सब नजर नजर कुछ नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं ठीक हो जाओगे आप। तो हमारे अंदर भी अभी भी क्या है, सबसे पहला फेथ कहाँ है हमारा? यूरोप में भी यही था। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी चेंज हो गई इस डार्क एजेस से, जैसे जैसे यूरोप बाहर निकलने लग गया। अब पहले पे आ गया साइंस और फिर ऊपर चला गया रिलीजन। अब इस रिलीजियसिटी की प्रोमिनेंस जैसे जैसे कम होती गई और साइंस की प्रोमिनेंस जैसे जैसे बढ़ती गई, उसके पीछे के कारण क्या थे? ये नए लोग जो नई थ्योरीज दे रहे थे। इसी पॉलिटिकल चेंजेस में आपको जो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला है, इन सब के पीछे हमेशा याद रखना, देयर विल बी सम आइडियाज विच विल बी प्रोपोनेटेड बाय वेरियस थ्योरीज। चाहे वो लिबरल थ्योरिस्ट हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, या फिर रूसो हो। बहुत बड़ा रोल था रूसो का, जे रूसो का। मॉन्टेस्क्यू हो, वोल्टायर हो। सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। ये क्या थे? आइडिया। सेपरेशन ऑफ पावर क्या था? आइडिया कि भाई चर्च को, मतलब सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इनको अलग करो यार। जुडिशियल पावर्स भी किंग के पास है, लेजिस्लेटिव पावर भी किंग के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर भी किंग के पास है, अलग करो ना इनको। आइडिया आया।
प्लेटो और एरिस्टोटल ने बताया कि किस तरीके से स्टेट का एक्चुअल रोल क्या होता है, रोल क्या करना चाहिए स्टेट को, सिर्फ वॉर वाइन और वाइफ नहीं है। इन आइडियाज से रिवोल्यूशंस होते हैं, इन आइडियाज से मशीन्स बनती हैं, इन आइडियाज से टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, इन आइडियाज से इनोवेशन होते हैं। तीन चीजें समझ आ गई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। ऑफ कोर्स जब ये कमर्शियल रेवोल्यूशन और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्पेशली जब इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, ये ये जब हम कमर्शियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बहुत पहले ये चीज बोली कि प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। क्योंकि जब मेरे पास में फैक्ट्री है, मेरे पास में लेबर्स हैं, पहले मैं 1 घंटे में 10 गुड्स बनाता था, अब मैं 1 घंटे में मशीन के सारे 100 गुड्स बनाता हूँ। तो ऐसा थोड़ी कि मेरा रॉ मटेरियल कम हो जाएगा। इस पेन को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगेगा उतना तो लगेगा ना, रॉ मटेरियल में थोड़ी चेंज आएगा। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ सकता है मशीन से। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल मेरे पास में जितना है, अब बॉस दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि यूरोप जो है वो अपने रिसोर्सेज से कम होता जा रहा था। क्योंकि आप जोग्राफिकल पोजीशन देखोगे यूरोप की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी ऊपर है, और मेजर रिसोर्सेज जो आपको वर्ल्ड के मिलते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में, इक्वेटोरियल रीजन में ही आपको, ट्रॉपिक्स के बीच में ही मिलते हैं। यूरोप एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे उसको कोल नहीं मिलेगा। जर्मनी के अंदर रूर रीजन था कोल वैली का, और जैसे जैसे आप ठंडे रीजन में जाते हो कोल नहीं मिलता आपको। आपको स्पाइसेस चाहिए, आपको वुड चाहिए, है ही नहीं। फ्रिजिड रीजन में आप आ जाते हो, ऊपर जाओगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो फ्रिजिड रीजन में रहती है। तो रिसोर्सेस के लिए भागना पड़ा। तो रॉ मटेरियल की चीज में 1498 में कैलिकट में वास्को ड गामा आए हुए। जेमोरिन ऑफ कैलिकट, उसके कोर्ट में। हॉकिंस, हेक्टर, थॉमस मुनरो, ये सब क्यों आए थे? रिसोर्सेस की तलाश में। इंडिया जैसा रिच रीजन को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक रूट चाहिए था आने के लिए, और वो नेवल रूट वास्को ड गामा ने दे दिया 1498 में। और उसके बाद में ये चोर के बच्चे रुके नहीं। क्योंकि एक बार चूहे ने, इसे अपने घर में बड़ा कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, चूहा अगर एक बार रास्ता देख लेता है तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा अब इसने रास्ता देख लिया, अभी ये आएगा, इसका रास्ता बंद करो। तो एक चूहा आया जो 1498 में रास्ता दिखा के चला गया, और उसके बाद में इन सारे चूहों की फौज आके पूरा देश लूट के चली गई। इसे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ नेवल रूट्स। तो जितनी भी चीजें, आई एम सॉरी, चीजें नहीं बोलनी चाहिए, जितनी भी कंट्रीज, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉलोनाइज हुए, डोमिनेट हुए, उन सब के पीछे की जो भूख थी, वो भूख थी डिस्कवरीज के पीछे। ये जो डिस्कवरी ऑफ नेवल रूट्स हुआ, इस डिस्कवरीज ऑफ नेवल रूट्स के पीछे जो भूख थी, वो भूख किसकी थी? रिसोर्सेस की। और इसी रिसोर्सेस की भूख ने आपको नए रास्ते दिखा दिए, और जितने नए रास्ते मिले उतने नए लैंड्स मिल गए। उसमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया बन गया, कुछ साउथ ईस्ट एशिया बन गया, कुछ अफ्रीका बन गया, और कुछ साउथ अमेरिका बन गया। अमेरिका भी था, अमेरिका भी ऐसी कबाड़ियों का इलाका था वो भी। हम तो बहुत प्रोग्रेसिव थे। एक टाइम पे 20% से ऊपर जीडीपी हमारी हुआ करती थी ग्लोबली।
तो अल्टीमेटली ये जो डिस्कवरीज हुई, इन्हीं ने कॉलोनाइजेशन की तरफ हमको मोड़ा। ये आजाद हो गए और दूसरों को बंदी बना लिया। ये अपनी डार्क एजिस से बाहर आए, ये अपने डार्क एजिस से बाहर निकल के इन्होंने मोनार्कियल सिस्टम में चेंजेस लाना शुरू किए। इन्होंने अपने यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, ड्यूटीज की, लिबरल ट्रेडिशंस की बात करी, लेकिन बाहर जाके ये बातें फैलाई नहीं गई, ये आइडियाज बाहर इंट्रोड्यूस नहीं करे, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे इतिहास से सीख लिया था कि हर चीज के पीछे, हर चेंज के पीछे, हर रेवोल्यूशन के पीछे क्या होता है? आइडिया। और इसीलिए मैं आपको पूरी प्रिपरेशन में हमेशा आपको एम्फेसिस करता हूं, आपके पूरी प्रिपरेशन में मेहनत आपकी सबकी अच्छी है, आप सब मेहनत कर रहे हो, सब प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पीछे एक रणनीति जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी जरूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो आपका डायरेक्शन गलत है, और आपके डायरेक्शन गलत है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। इसीलिए अगर आप प्लानिंग ठीक से नहीं करते हो तो उसके एग्जीक्यूशंस कितनी ही मेटिकुलसली, कितनी ही सिंसियरली कर लो, उसका रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। Always and always hold the hands of someone, or if you are capable enough to hold it yourself, तो मैं आपको हमेशा इस चीज की एडवाइस करूंगा कि बजाय कि किसी एक मेंटर के अंडर में पढ़ने के, अगर चीजें पढ़ ली है तो आपने, बजाय कि उसके अंदर पढ़ने के, उसको अपना स्ट्रैटेजिस्ट बना लो। आप क्या कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, उसके साथ में कंकरेंस में रखो। सर ये चल रहा है, ये चल रहा है, और क्या करूं, क्योंकि उसके पास में, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑल पीपल हैव द सेम कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स टू दैट एक्सटेंट। कुछ लोग होते हैं जो 70 साल के भी हो जाते हैं, तब भी उनसे ये प्लान नहीं होता कि उनको अगले दिन क्या करना है। लेकिन पीपल हु आर स्मार्ट इन स्ट्रेटेजाइजिंग, तो मैं आप बोल रहा हूँ कि आपके 80% एफर्ट्स भी 100% रिजल्ट दे सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो। क्योंकि 90%, मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ऑफ द पीपल फेल इन स्ट्रेटेजाइजिंग। सब मेहनत करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जितने बच्चों को इंटरेक्ट कर चुका हूँ आज तक, 90% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स आर मिसडायरेक्टेड। मेहनती तुम सब हो, सब मेहनत कर रहे हो, सब पढ़ रहे हो, मिस्टेक सिर्फ क्या है? डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आपने फील किया हो इस बात को, तो आप महसूस करना, आप लोग हर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के यहाँ आए हो। आपका पहला इंस्टीट्यूशन नहीं है ये मेरे साथ में, लेकिन जहाँ भी, यहाँ या दिल्ली में जहाँ भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, एक्सेप्ट फॉर दिस, मैं कभी भी बच्चों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट योर कन्वीनियंस। अगर आपके क्वेश्चन जेन्युइन है तो मेरा तुरंत रिप्लाई आता है आपके पास में, फोन पे भी। और जब भी आप कहते हो तो मैं आपको डेली शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में ऑफिस में मिलता हूँ। हमारे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज हैं उनको एट ईज रख रखा है कि बच्चे डायरेक्ट बात करेंगे, कभी भी बात करेंगे, बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि वो जब बात करेंगे तभी वो सही के साथ साथ गलत भी बता देंगे अपना। और हमारा काम ही है कि हम आपकी उसी बातों में गलत पकड़ के आपको सही कर दें, क्योंकि स्ट्रैटेजी जहाँ गलत होगी खेल खराब हो गया। इसीलिए मैं आपकी P2P इस पे आपको अलग से लेके बैठता हूँ, डिस्कशन के अलावा भी, कि आप क्या गलती कर रहे हो देखते ही समझ आता है। कौन सा क्वेश्चन आपने मन गढ़ंत लिखा और कौन से क्वेश्चन में कंटेंट आता है, वो देख, सेकंड्स लगता है देख के समझने में कि हाँ ये इसको आता था और यहाँ इसने बकैती करी है। मैटर ऑफ सेकंड्स, तो समझ आता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, ये जब अपने डार्क एजेस से बाहर आए,
तो इनको सबको पता था कि आइडियाज इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफीज जो आई नई नई, जो थ्योरीज आई नई नई, जो इनोवेशंस आए, जो रेवोल्यूशंस हुए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनको बाहर प्रमोट नहीं करना है। लास्ट में हम कुछ बात करते हैं सोशल रेवोल्यूशंस की। जैसे आपने अगर एक आइडिया सुना हो जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स क्या होनी चाहिए? सेक्युलर। इक्वालिटी की बात करी गई कि क्यों भाई वेदास को पंडित सिर्फ क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों आया और किस टेक्स्ट में आया? उनके टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत और पाली, संस्कृत नहीं थी। संस्कृत was considered as a language of elite and that was only Brahmins dominated। तो प्राकृत और पाली शूद्र और वैश्यास के लिए आए, जिसमें से पूरी बुद्धिज्म और जैनिज्म कम्युनिटी निकल के आई। तो प्रोग्रेसिव आइडियाज आए। उस प्रोग्रेसिव आइडियाज में विच हंटिंग को रोकना है, वुमेन्स को इक्वालिटी देनी है, वुमेन्स को वोटिंग राइट देने हैं, हर चीज के लिए कैद करना है हमको। अरे सवाल, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना है बॉस। आपने अगर किसी से आर्ग्यू किया और वो अगर बकवास बातें कर रहा है, तो आपका पहला जवाब क्या होता है? एटलीस्ट बी रेशनल, लॉजिकली बात किया कर। A person who is not sticking to the logic, we are considering that person as irrational in nature। लॉजिक क्या होता है? इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लॉजिक ऑफ कन्वीनियंस, एक मौका मिले तो पढ़ना। लॉजिक कैसे डिराइव हुआ? 1 leads to 2 leads to 3 leads to 4। उसकी वैलिडिटी, उसके एक्सेप्टेंस, उसकी प्रोवेबिलिटीज, ये सब कुछ साइंस ने दिया। लॉजिक इज द वर्ड विच इज, सबसे पहली बात, कोई भी लॉजिक होता है वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। मानते हो? कोई एक लॉजिक बताओ जो तुमको ऐसा, तुम्हारे इनकाउंटर में कुछ है दिमाग में, मुझे एग्जांपल दो लॉजिक का, मजा आएगा सुन के। लॉजिक बताओ। भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, कोई भी एक एग्जांपल बता के बताओ कि भाई क्या लॉजिक मेरे लिए। सर लॉजिक, मैंने कल ऐसा किया था, उसके पीछे लॉजिक था। तुम यहाँ पे नहीं आए तो दूसरे काम में बिजी थे। अगेन लॉजिक वाले कुछ ऐसे कुछ लॉजिकल चीज बताओ ना। और चलो मैं तुमको एक लॉजिक देता हूँ और मुझे बताना कि वो लॉजिक है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यार सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, वो है ही क्या? सोसाइटी तो पढ़ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व करता हूँ दिन भर सीरीज देख के, क्योंकि उसमें सब कुछ सोसाइटी है। मैं सीरीज देख के ऑब्जर्व कर लेता हूँ सोसाइटी को, तो आई एम स्टडिंग द सोसाइटी। तो मेरा ऐसे ऑप्शन पूरा कवर हो जाएगा। इलॉजिकल बात है ना भाई, उसमें डार्क एजेस थोड़ी बताई जा रही है, उसमें क्या लिखना है थोड़ी बताया जा रहा है। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि स्टडी ऑफ सोसाइटी? ओके, आई वेट एंड वॉच कि कैसी सोसाइटी चलती है, एंड देन आई वॉच द सीरीज अबाउट द सोसाइटीज। मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं यूट्यूब पे सीख लूंगा। लॉजिक है क्या इसमें कोई? इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ स्किल विच हैज टू बी लर्न एंड अगेन रिपीटेड, तब जाके आप उसको सीखोगे।
तो क्या होता है लॉजिक। लॉजिक हमेशा फैक्ट बेस्ड होता है। कोई चीज फैक्ट है मतलब प्रूवन है, उसकी कोई वैलिडिटी क्वेश्चन में नहीं हो सकती है, और आपको एक डिटरमाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे, ये करने से ही ये होगा। दूसरी कोई अगर आप बात करते हो जिसकी कोई फैलिसी नहीं है, लॉजिकल लॉजिकल ग्राउंड्स पे वो लॉजिकल फैलिसी है उसकी, तो आप बोलोगे कि यार ये इरेशनल बात कर रहा है, फालतू बात कर रहा है। कोई यूट्यूब पे स्विमिंग सीख सकता है क्या? जमीन पे आप लेट गए और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और हाथ चला रहे हो, बोलोगे स्विमिंग होती है? तो ये स्विमिंग थोड़ी होती है। जैसे मेरी वाइफ मुझे बोलती है तुम जिम क्यों नहीं जा रहे हो आजकल, तो मैंने कहा मैं बिस्तर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लॉजिक थोड़ी है हाँ, कि भाई मैं मानसिक मानसिक मेंटल मसल्स को स्ट्रांग कर रहा हूँ, फिजिकल्स का छोड़ दिया है मैंने, अब मेंटल मसल्स को स्ट्रांग कर रहा हूँ। लॉजिक थोड़ी है। what is required by the body has to be required by the body and it has to be given to the body। तो बात ये है कि ये जो वर्ड रेशनैलिटी आया, ये हमेशा लॉजिक से आता है। व्हाट इज लॉजिकल इन नेचर इज एक्चुअली रेशनल, और रेशनल चीजों का एक्सेप्टेंस होता है, और लॉजिकल एंड्स को मीट करता है अगर वो, तभी वो चीज रेशनल है। तो ये जो लॉजिक आया है, लॉजिक किससे आया? फैक्ट से। कोई भी चीज फैक्चुअली अगर प्रूवन नहीं है तो लॉजिकल है ही नहीं। एंड वॉट एवर एक्ट्स और आइडियाज मीट यर द लॉजिकल एंड्स, दैट इज रेशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन पे लेट के यूट्यूब के वीडियो देख के स्विमिंग नहीं आ सकती है, तो आपने इसको इरेशनल करार दिया क्योंकि वो लॉजिकल एंड्स को मीट नहीं कर रहा। और क्यों मीट नहीं कर रहा लॉजिकल एंड्स को? बिकॉज फैक्ट्स कहते हैं कि पानी के अंदर ही स्विमिंग होती है। सांस रोकने से लेके हाथ चलाने तक, स्ट्रोक्स लेके के, ये सब आप कहाँ सीखते हो? पानी के अंदर। तो फैक्ट, लॉजिक और रेशनैलिटी, इन तीन का बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। फैक्ट्स को देने वाला था साइंस, फैक्ट्स को प्रूव करने वाला था साइंस, क्योंकि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज होता है वो होता है कैजुइस्ट्री। कॉज इफेक्ट एनालिसिस इज कॉल्ड एज कैजुइस्ट्री। कॉज के साथ में कॉन्सिक्वेंस का एनालिसिस, कॉज के साथ में इफेक्ट का एनालिसिस, कि 1 ग्राम NaCl कैसे बनेगा? जब NaOH और HCl रिएक्ट करेंगे तब जाके NaCl प्लस H2O बनेगा, और उसके पीछे का रिएक्शन बता दिया भाई उसने, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। अब ये मन से नहीं बना, यहां से H2O, OH माइनस H प्लस मिलके क्या बनता है? H2O। Na प्लस Cl माइनस NaCl, सॉल्ट। अब ये फैक्ट है जिसको प्रूव किया गया, ठीक है? तो सोसाइटी अब क्या बनी? रेशनल। हर चीज के पीछे लॉजिक को तलाशने लग गए, हो पाया सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ओ माय गॉड 1 आई थी, पंडित जी मंत्रों का मतलब बताओ। रेशनैलिटी। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से क्या होगा? भक्ति है तो मन में कर लो। रेशनैलिटी। हर चीज के पीछे सवाल उठाना, और सवाल भी क्यों? क्योंकि लॉजिक बताओ आप मुझे उसके पीछे। आपको बोल, अब किसी ने बोला कि भी दूध चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये लॉजिक दिया उसने, पर क्या ये फैक्ट बेस्ड है, प्रूवन है? तो आप क्या बोलते हो? ये लॉजिक है ही नहीं। बात समझ आया? अब मैं आपको इतना यार क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि 2-3 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी है मैंने, जो मैं आपको कल परसों वापस ले जाऊंगा। एक लॉजिक, एक फैक्ट, तीसरा रेशनल, चौथा कैजुइस्ट्री। याद रखना, जो भी चीज फैक्ट बेस्ड होती है आप उसको ऑब्जेक्टिवली मानते हो, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। आप में से अगर किसी ने भी ये बोला कि सर इसका एंड रिजल्ट NaCl की जगह NaH आ सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी। कोई बोल सकता है ऐसा? हमारी मर्जी क्यों? क्योंकि कुछ लॉज होते हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। तो साइंस कभी भी सब्जेक्टिव ओपिनियंस पे नहीं चलता है,
साइंस का जो नेचर होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है. देयर इज ओनली वन राइट आंसर, देयर इज नो सब्जेक्टिव परसेप्शंस इन्वॉल्व इन दिस. तो पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो साइंस की तरफ से सोसाइटी को मिली, वो थी ऑब्जेक्टिव रेशनल थिंकिंग. रेशनैलिटी की डेफिनेशन बड़ी क्लियर थी कि रेशनैलिटी वो है जो लॉजिक्स पे बेस्ड है, लॉजिक वो है जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, और फैक्ट वो है जिसके लिए कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है बॉस. फैक्ट तो फैक्ट है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है. तो एवरी फैक्ट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. पांच टर्म्स याद रहेंगी. ठीक है. साइंस में मैंने आपको फिर थोड़ा थामा और रोका. गेटिंग इट. अब ये जब चेंजेस हो गए, इन सारे चेंजेस को, ये जो रेवोल्यूशन में आपको मैंने चेंजेस बताए, ये जो चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बेसिकली जितनी भी रेवोल्यूशंस हुए, there were series of changes which took place in Europe. There were series of changes which took in Europe during 13th and 14th and 15th century, 14th and 15th century Europe. इसकी technical definition क्या थी? The series of socio-economic and political changes which took place in Europe during 14th and 15th century, which was called as modernity. इन सब चेंजेस को क्या बोला गया? और ये चेंजेस जब प्रोफाउंड हो जाते हैं, एक छोटा चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ. रेवोल्यूशन क्या होता है? एकदम से चीजों का पलट जाना. छोटे 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 चेंज मिलके अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, अमेरिका आजाद हो गया. फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच डेमोक्रेटिक हो गया. तो ये जो चेंजेस थे, इन चेंजेस को क्या बोला गया? मॉडर्निटी. और इन प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? मॉडर्नाइजेशन. क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, SATIUN क्या होता है? अब वो सोशल इकोनॉमिक हो, कुछ भी हो, बेसिकली it's a process. So modernity are the series of socio-economic and political changes which took place in Europe during 14th and 15th century almost. And the process was called as modernization. यहां तक क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस हुआ मॉडर्नाइजेशन का. अब इस मॉडर्नाइजेशन के बाद में यूरोप एंटर्ड इनटू अ पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट. अब इसके बाद मतलब ये मत समझना कि ये होने के बाद एनलाइटनमेंट हुआ, नहीं. ये एनलाइटमेंट का पीरियड यहीं से शुरू हो गया, जब यूरोप को एक नया डायरेक्शन मिलने लग गया. ठीक है. ये नया डायरेक्शन, इस नए यूरोप को नाम दिया गया न्यू यूरोप. ये जो नया यूरोप था, it was progressive in nature, it was outward looking, it was progressive, it has rational ideas, it had rational ideas, it was scientifically motivated, it had factories, it had growth, wealth, सब अच्छा अच्छा. तो जितनी भी डार्क एजेस में चीजें हुई थी, जितने भी ये नए फिनोमेनाज इंट्रोड्यूस हुए मॉडर्निटी के थ्रू, उस मॉडर्निटी के कारण जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के कारण यूरोप एक नए एज में एंटर किया, और उस एज को हम बोलते हैं न्यू यूरोप या एनलाइटनमेंट पीरियड. ठीक है. जब
इस तरह के कुछ भी चेंजेस सोसाइटी में होते हैं, उसी पीरियड में एक नया सब्जेक्ट आता है जो इन सारे चेंजेस को स्टडी करता है, सोसाइटी में इम्पैक्ट एनालिसिस करता है कि पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं था कि मॉडर्निटी को या इन सारे पीरियड में जो चेंजेस हो रहे थे उनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर ले, ऐसा जरूरी नहीं था। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और कुछ लोगों ने उसको अडेप्ट भी किया। तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट एनालिसिस होता है सोसाइटी पे, चेंजेस का जो इम्पैक्ट एनालिसिस था, तो उस इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, इन मॉडर्निटी को, इस मॉडर्नाइजेशन को स्टडी करने के लिए, इनके इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ? अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड एज सोशियोलॉजी, which was bound to study तो अल्टीमेटली जब मैंने आपको बताया तो सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब जब ये हम स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सामने क्या आते हैं? पर्सपेक्टिव्स। अब मैंने आपको बताया था कल, पर्सपेक्टिव्स आइडियोलॉजिकली स्कूल में ही बिलोंग कर सकते हैं, स्कॉलर्स के भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने पूछा कि सब चीजें तो अग्री नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपको सोशियोलॉजी की भी एक खूबसूरती और लाइफ की भी खूबसूरती पे वापस लाता हूँ। पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज, जैसे आपने बोला फैक्ट भी बदलते रहते हैं, लॉजिक्स भी बदलते रहते हैं, तो हर चीज के लिए पीछे एक स्कीमा वाकप्स होते हैं। कैसे? पहले कोई हमको थीसिस प्रोड्यूस करता है, मतलब लॉजिक वन, फिर हमको उसके लिए कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटीथीसिस। तुमने बोला कि अर्थ जो है उसका ऑर्बिट इस तरह का है, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, अर्थ का ऑर्बिट शायद ऐसा है। आपने अपनी बात को रखा, फिर इन दोनों की समरी आती है, जो इसका सिंथेसिस होता है वो बोलता है कि यार ये ठीक है, पर इसके जो ये चीजें हैं इसको गोल कर दे तो सिंथेसिस, इसका और इसका मिला जुला। फिर वापस इसको कोई चैलेंज करने आएगा, सिंथेसिस को फिर चैलेंज किया जाएगा इसके लिए। अब ये सिंथेसिस एक थीसिस बन जाती है कुछ टाइम बाद, फिर इसके लिए एक एंटी थीसिस आती है, फिर ये एंटी थीसिस को फिर चैलेंज किया जाता है, फिर एक नई सिंथेसिस आती है, एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी ग्रोस। तो सोसाइटी और सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी टुक बर्थ इन द क्रैडल्स ऑफ मॉडर्निटी, इनलाइटनमेंट। तो आप जब आगे अब अपने नोट्स पढ़ेंगे, अपने नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 3 देखिए, इसमें थिंकर्स ऑफ मॉडर्निटी लिखा हुआ है। ये है पर्सपेक्टिव्स जो प्रो मॉडर्निटी और एंटी मॉडर्निटी पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपके ये देखो सोशल चेंजेस मैंने आपको सारे बताए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिडिल क्लास का आना, सेक्युलरिज्म का आना, अर्बनाइजेशन का आना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मार्केट फोर्सेस,
ये क्या है? सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड political changes, socio-economic political changes which took place in Europe during 14th and 15th century. That is called as modernity. And then it's the revolutions, commercial revolution, ट्रेड और कॉमर्स का बढ़ना, जॉइंट वेंचर्स कंपनीज का बढ़ना, मनी का आना, पेपर मनी का आना, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का आना, ये सब क्या है? कमर्शियल रेवोल्यूशंस के पार्ट, बैंकिंग के पार्ट। फिर आता है हमारे पास में साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया नेविगेशन आया, एस्ट्रोनॉमी आई, गैलीलियो केपलर, न्यूटन आए। ये क्या है? नई इनोवेशंस, नई थ्योरीज लेके आए। तो साइंस की फील्ड में इनोवेशंस हुए। फिर आया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर के आइडियाज बताए। मैंने आपको एस्टेट सिस्टम्स के बारे में बताया कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर आ गए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की थीम्स पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में बेसिकली अल्टीमेटली हुआ क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में, जिसको बोला जाता है कि इन सब रेवोल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, क्योंकि बाकी सब चीजों से सोसाइटी थोड़ा बहुत फेमिलियर थी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेटअप था वो बड़ा नया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बड़ा नया फिनोमेना था यूरोप के लिए, मशीन्स का आना, इसका आना। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े बहुत सारे फिनोमेनास थे, जैसे वर्किंग आवर्स का बढ़ जाना, वर्किंग रिलेशंस का चेंज हो जाना, एक्सप्लॉइटेशन का शुरू हो जाना, क्योंकि दो क्लास बन गई भाई, कैपिटलिस्ट और बोर्जुआस। लेबर्स के एक्सप्लॉइटेशन, वुमेन के वर्किंग आवर्स, लाइजर टाइम, ऑक्यूपेशन, फैमिली रिलेशन में चेंजेस, स्लम्स बन जाना, अर्बनाइजेशन हो जाना, माइग्रेशन होना, जॉइंट फैमिलीज का टूटना। अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में एक कर्ज बन के आया इन द फेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो ओल्ड सेटअप जो सोसाइटी का था उसके लिए वो कर्ज बन के आया, क्योंकि स्लम्स, न्यू काइंड ऑफ डिजीजेस, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स, urbanization and its associated problems, working hours, conditions of the workers, again एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप्स, इन सब में चेंजेस आए। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट पहले लेबर या पीजेंट जो थे वो अपने लिए बनाते थे, आज वो मार्केट के लिए बनाने लग गए। और मार्क उस प्रोडक्ट पे जो हक था, पहले मैंने मटका बनाया तो मटके पे हक थोड़ा बहुत मेरा था, गेहूं मैंने प्रोड्यूस किया तो गेहूं थोड़ा बहुत मेरा था, और बाकी मैं बार्टर कर लेता था। लेकिन आज जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं गेहूं की पूरी बना रहा हूँ या गेहूं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या पेन बना रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। मेरे को उसके बदले क्या दिया जाता है? एक पेपर मनी। तो मनी या कैपिटल गेन्ड करेंसी ओवर एवरीथिंग एल्स। जिसके पास पैसा वो सोसाइटी में डोमिनेंट, जिसके पास पैसा वो फैक्ट्री का मालिक, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट, उसकी हाई प्रेस्टीज। पहले अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न में एक इंसान पेंटर भी रखा, एक पोएट भी रखा, एक आर्किटेक्चर भी रखा, आर्किटेक्ट भी रखा। क्यों? क्योंकि कला की कद्र थी। लेकिन अब कला पैसों पे खरीद ली जाती है। अब पैसों की कद्र है, कलाकार को भी और जिसको कला की जरूरत है उसको भी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रॉपर्टी रिलेशंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे? कि जो चीजें आप ट्रेडिशनली, अगर आप बात किए जाए तो जो चीजें आप ट्रेडिशनली इनहेरिट कर रहे थे, आज वो पैसों से ही खरीदी जा सकती है, पैसों से ही उस चीज की वैलिडिटी है। आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको मशीन्स खरीदनी है, तो आपको क्या चाहिए? तो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंस थे वो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा थे। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक थीम है, दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक थीम है इस पूरे रेवोल्यूशन में।
आएगा साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी, कमर्शियल रेवोल्यूशन भी आएगा, इसमें बैंकिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मनी, ये सब आता है कमर्शियल रेवोल्यूशन के अंदर। पर सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जो माने जाते हैं, जिसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, और उसी इम्पैक्ट को एनालाइज करने के लिए कौन आया? सोशियोलॉजी। वो रेवोल्यूशंस है फ्रेंच रेवोल्यूशंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ठीक है, इसका इम्पैक्ट एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, ये आपको मैंने इसमें भी दे रखा है, इसकी समरी दे रखी है। बाकी जो आपके नोट्स जो टेक्सचुअल रेफरेंस के लिए मैं आपको बोले हैं, वो टेक्सचुअल रेफरेंस के लिए वो नोट्स आपके पास काफी होंगे। इफ यू वांट टू रीड सम अदर बुक्स तो आप मुझसे प्राइवेटली अलग आके पूछ लो, लेकिन नोट्स जो होते हैं मोस्टली ऑप्शनल में नोट्स बहुत होते हैं, बुक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सपर्ट मत बनना। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरा मैंने आपको लास्ट तक दे दिया है कि कैसे ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड एज यूरोपियन में और मॉडर्निटी में कैसे कैसे चेंजेस आए। लास्ट पेज देखो, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस मॉडर्निटी का। पहले सोसाइटी किस पे थी? स्पिरिचुअल इन नेचर। अब क्या हो गया? यूटिलिटेरियन। मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम। भाई मेरे को अभी क्या फेच करना है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर मैक्सिमम वॉट एवर आई हैड। मैं जितने में जितना खुशी अटेन कर सकता हूं, मैं जितना सेटिस्फैक्शन ले सकता हूं, वो मेरा यूटिलिटी है, मुझे सबसे मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अनडिजर्व्ड इगोइज्म। अनडिजर्व्ड इगोइज्म मतलब राजा डिजर्विंग नहीं था, इगोइज्म है पर क्यों राजा हूं। अब क्या है? डिजर्व्ड इगोइज्म, मेरिटोक्रेसी। भाई साहब अचीव किया है मैंने, पहले क्या था? अस्क्राइब स्टेटस था, अब क्या है? अचीव स्टेटस है। पहले कलेक्टिव नेशनलिज्म था, पूरे पूरी प्रजा को लड़ना पड़ता था अपनी देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। आज वॉलेंट्री नेशनलिज्म है, मैंने अगर इंडिपेंडेंस डे पे झंडा नहीं फहराया तो नहीं फहराया, मैं नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता हूँ, ये सब वॉलेंट्री नेशनलिज्म हो गया ना आज। पहले क्या था? कलेक्टिव नेशनलिज्म की बात थी, सब स्टेट के लिए खड़े होंगे, और इसी चीज को आज हमारी देश, हमारी सरकार प्रमोट करने पे आ गई है। अब वो कलेक्टिव नेशनलिज्म की तरफ पुश कर रही है हमको। जनगण मन पे होना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जय हिंद बोलना पड़ेगा, भगवा पहनना पड़ेगा, भगवा की बिकनी नहीं पहन सकते हो। ये सब क्या है? कलेक्टिव नेशनलिज्म प्रमोट कर रही है। जबकि मॉडर्न ट्रेडिशंस क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री नेशनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्टिव आइडेंटिटी। पहले कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी, जो कलेक्टिविटी आपको आइडेंटिटी थी, जो मैं आपको कल बताया था, वो इंपॉर्टेंट थी। आज मैंने आपको क्या बोला? काम इंपॉर्टेंट है बॉस, मॉडर्न आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तभी मैंने बोला आपको एक्स वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स के पहले क्या लगा? ये इंपॉर्टेंट, ये है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दीपक बहुत है, दीपक कलाल, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, क्लास कंट्रोल, यहाँ पे मास कंट्रोल। पहले स्टेट वन कंट्रोल द अदर टू स्टेट्स, अब मास कंट्रोल कर रही है, पावर में कौन होगा? इसीलिए वो आपको फ्रीबीज बांट रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, साइकिल ले लो, शक्ति स्कीम में फ्री ले लो, ई ट्रांजिट पास ले लो, क्योंकि मास कंट्रोल कर रही है। अब मास स्फेयर को, पब्लिक स्फेयर को अब मासेस कंट्रोल कर रही है, वोटिंग राइट्स है। पहले हेड ऑफ द स्टेट, ऊपर के क्लर्जीज, ऊपर के पोप्स और किंग्स, स्टेट टू और स्टेट थ्री को भी कंट्रोल करते थे। तो स्टेटस को अल्टीमेटली, पूरी कहानी यहाँ पे आती है, वापस चलते हैं यहां तक, देखते जाना बस। सोशियोलॉजी क्या स्टडी कर रही है? इम्पैक्ट एनालिसिस। किसका? ये जो चेंजेस आए इस पीरियड में, प्रोसेस क्या था? मॉडर्नाइजेशन का। ये वो सारे चेंजेस, और ये यहां तक क्या था? डार्क एजेस। इन डार्क एजेस के बाद में ये ट्रांजिशन हुआ, इस ट्रांजिशन पीरियड में ये था ओल्ड यूरोप। ठीक है, सिर्फ इस चीज को जाके रीड आउट करना, कहानी मैंने आपको सारी बता दी है।
दिस वाज द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब हमेशा एक चीज याद रखना, पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी तो है ही है, पर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसमें। किसने क्या बोला ये मैंने आपको मेंशन किया है। देयर वर क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी आल्सो, देयर वर पीपल हु अप्रिशिएट दीस चेंजेस आल्सो। सबका अपना अपना एक नजरिया है कि क्यों सोशियोलॉजी इमर्ज हुई या क्यों मॉडर्निटी आई, तो सबका अपना अपना एक नजरिया है। कुछ का कहना है कि पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट के कारण आया, कुछ का कहना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण आया। तो हम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स पे बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में आके सोशियोलॉजी की इमर्जेंस में नीचे पर्सपेक्टिव को खोला कि आप पर्सपेक्टिव देखो कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, फिर वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, स्टडी करो, पूछो, कल जो भी डाउट्स आए लेट मी नो।